अदरा धान और पुनर्बस पहिया रोवे किसान जो बोवे चिरैया। माने अदरा में अगर आप धान की रोपाई करते हैं, अदरा में धान करो मैंने 22 जून से 7 जुलाई तक तो आपका धान होगा, माने धान में धान रहेगा। 7 जुलाई के बाद जो आप रोपाई करेंगे उसमें पहिया होगा। 22 जुलाई के बाद जो रोपाई करेंगे तो वो किसान रोएगा, रोए किसान जो बोए चिरैया। गोरखपुर को अगर आप देखेंगे, गोरखपुर मंडल, यहाँ पे 1169 मिलीमीटर बारिश होती है। खरीफ में यहाँ की मेजर फसल धान है। कुशीनगर में जब आप आएंगे तो कुशीनगर में गन्ना ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक कृषि, उप निदेशक भूमि संरक्षक गोरखपुर और बस्ती मंडल और उप निदेशक कृषि रक्षा गोरखपुर मंडल, श्री अरविंद कुमार सिंह जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। देना चाहूंगी अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए, और साथ में जानना चाहूंगी क्योंकि जहां तक मैंने आपको जाना है, पढ़ा है आपके बारे में, आपका आर्मी बैकग्राउंड रहा है जी। तो इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? मैं बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। हमारे यहाँ सारे लोग साइंस पढ़ते थे। हमारे बड़े पिताजी सेना में मेजर थे, मेरे पिताजी इंडियन नेवी में थे, हमारे बड़े भाई साहब सेना में 78 में उनका चयन CDS में हुआ, मेजर जनरल से आए। हमारे एक चचेरे भाई फौज में सिपाही थे, नायक से आए। मैं जब एडमिशन कराने गया 9th में तो घर से फार्म पे विज्ञान भर के भेजा गया था और हमने उसके आगे कृषि लिख दिया और मैं कृषि में चला गया। ये सारा कुछ मतलब कोइंसिडेंटल हुआ? हाँ। तो शुरू से आपका झुकाव नहीं था? नहीं, हमारा सेना में झुकाव नहीं था और हमने अपने गांव को बहुत क्षति किया क्योंकि हमारे लोग, हमारे गांव में 10-15 घर का हमारा गांव था जो हमारा वाला मजरा था जिसे हम लोग थे। सब लोग दौड़ते थे, सवेरे फौज में जाते थे। मैं जब सिविल में आ गया तो सब कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए और कोई कहीं नहीं गया। सब अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या खेती करते हैं, तो हमने बहुत नुकसान भी किया है अपने लोगों का। अभी जैसा इंट्रोडक्शन में मैंने आपका इंट्रो करा, काफी, जहाँ तक मैंने जाना, बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी जुबानी सुनना चाहूंगी कि अभी किन किन कर्तव्यों का निर्वहन आप वर्तमान में कर रहे हैं? मैं 2 जुलाई 22 को गोरखपुर में ज्वाइन किया एज ए उप निदेशक कृषि गोरखपुर। 21 फरवरी 23 को हमारे जो तत्कालीन JDA थे उनकी प्रोन्नति हो गई, वो चले गए लखनऊ। हमको लखनऊ से कहा गया कि आप संभाल लो, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर हो गया। यहाँ पे विद्यालय में प्रिंसिपल थे राजेश, वो 31 जुलाई को रिटायर हुए तो मैं ज्वाइंट डायरेक्टर का काम देख रहा था। वो जब रिटायर हो गए तो प्रिंसिपल का भी काम हमारे पास आ गया और उपनिदेशक भूमि संरक्षण का काम उनके पास था, वो भी मेरे पास आ गया। तो इस तरह से मैं 5 दायित्वों का निर्वहन करता रहा। इधर 19 अप्रैल को उपनिदेशक कृषि डॉक्टर धनंजय सिंह आ गए और जुलाई में प्रिंसिपल राजकीय कृषि विद्यालय चरगावा आ गए। फिर भी मेरे पास 3 पदों का दायित्व है जिसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ। सर, तो इतने सारे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, काफी लंबे समय से आप सेवा दे रहे हैं, तो क्या इस समय में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमेशा याद रहता हो, जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरी कुल नौकरी, इसमें सारी सेवा मिला के हमारी 33 साल हुई, इसमें ढेर सारी घटनाएं हैं। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो यहाँ पे धुरियापुर पार में CBG प्लांट एक इंडियन ऑयल का लगा हुआ था जी। और उसको बेल नहीं मिल पा रही थी, जिससे कि वो CBG प्लांट चल सके। उसको 70,000 टन बेल सालाना चाहिए थी और हमारे जिले में पराली जल रही थी बहुत। उस साल गोरखपुर जनपद में अकेले 144 घटनाएं हुई थी जब मैं आया। तो मेरे दिमाग में यह था कि इसको कैसे कम किया जा सकता है।
तो जब हमको पता चला कि यहाँ सीबीजी प्लांट है तो इन लोगों से हमने संपर्क किया, तो हमने कहा आपको तो बेल चाहिए। तो बेल जो हमारी पराली है क्रॉप रेजिड्यू उससे बनती है जी। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाई और उसमें कि स्लेसर चाहिए बेल बनाने के लिए 3 चीजें। बेल क्या होती है कि उसको कंपैक्ट करके जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको स्क्वायर बेलर से बेल बना के उसमें डालेंगे तो वो वहां जाएगा, तो उससे क्या बनेगा, सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी। और उसका जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर निकलेगा वो अलग से खाद होगी, वो किसानों को दिया जा सकता है। तो इन लोगों के साथ मीटिंग करके हमने एक प्रोजेक्ट बनाई और उसको शासन को भेजा, गवर्नमेंट से वो सैंक्शन हो गई। सैंक्शन होने के बाद 21 किसान गोरखपुर के, 5 किसान महाराजगंज के, 5 किसान देवरिया के, 5 किसान है, 5 एफपीओ देवरिया के, 5 महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया 5-5 और 21 गोरखपुर के 36 एफपीओ का ने अप्लाई किया। सबको हम लोगों ने 4 ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर के साथ रेकर, स्लेसर, बेलर और एक के साथ ट्राला कि वो ट्रांसपोर्ट करके वहां जाएगा कैसे। और उनसे जिस पराली को ये जला देते थे उनसे जो रेट तय हुआ इनका 2000 रुपया टन, ये रेट तय हो गया। अब जो पराली हमारे यहाँ जल रही थी और एटमॉस्फेयर को गंदा कर रही थी, जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दे रही थी, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी नीचे आ रही थी, वो ऊपर आ गई और वो जलना जो है कम हो गया। लेकिन जनपद में 7 लाख टन बेल वो क्रॉप रेजिड्यू खाली धान का निकलता है, तो ये तो 70,000 टन करेंगे। अभी हमको जो है 6,30,000 टन हमारे पास क्रॉप रेजिड्यू और है, जिसके लिए हमको और एफर्ट करने की जरूरत है और ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। तो ये हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा कि जहाँ पे ये हो रहा था वहाँ पे पराली जलती थी, वहाँ पे अब उससे जो है गैस बन रही है और किसानों को 2000 रुपया टन उसकी कीमत भी मिल रही है, नहीं तो अनाज जला देते थे और जमीन की उपजाऊ वो भी कम होती थी, उसको हम लोगों ने रिस्टोर किया। जी सर, गोरखपुर मंडल की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और किसानों को उनकी खेती में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या होती हैं? गोरखपुर को अगर आप देखेंगे, गोरखपुर मंडल, यहाँ पे 1169 मिलीमीटर बारिश होती है जी। गोरखपुर पूरे मंडल की अगर बात करूं तो 1169 मिलीमीटर बहुत ज्यादा होता है जी। इसलिए खरीफ में यहाँ की मेजर फसल धान है। कुशीनगर में जब आप आएंगे तो कुशीनगर में गन्ना ज्यादा है, गन्ने को भी पानी खूब चाहिए, गन्ना ज्यादा है। जो भाट सॉइल है देवरिया की सलेमपुर तहसील का भाटपार और बनकटा, इधर जब आप आएंगे पार्ट ऑफ सलेमपुर तो यहाँ पे भाट सॉइल में हल्दी आती है और मूंगफली आती है। कोइलगढ़ा साइड में अगर आप देखेंगे वो हमको लगता है ब्लॉक, ये कोइलगढ़ा गांव जो है ये ब्लॉक पड़ता होगा सदर यहाँ पे। वैसे वहाँ दुधही में हल्दी का इलाका है कुशीनगर में जी। तो यहाँ पे ये फसलें हैं। हल्दी की जो हमारी वैरायटीज हैं, हम लोग अच्छी वैरायटी नहीं इस्तेमाल करते, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। वहाँ पे यद्यपि सरकार ने एक जो है वो लगा दिया है, क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट हल्दी का दुधही में, और दुधही की हल्दी जो कुशीनगर की है वो कुछ स्पेशल टाइप की हल्दी है, उसमें करक्यूमिन कुछ ज्यादा होता है जी। और हम लोग पेटेंट के लिए भी, हाँ पेटेंट के लिए भेजे हैं। इधर 13 जिले जो हैं राप्ती और घाघरा के बीच के, काला नमक के लिए हम लोगों ने पेटेंट करा दिया था। गोरखपुर का एक पेड़ है, ये काम वो फ्रूट है, उसका नाम है पनियला, वो भी पेटेंट के लिए हम लोगों ने भेजा हुआ है, शायद वो भी पेटेंट हो जाए, उसका वो हो जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है, जीआई टैग के लिए, तो वो भी शायद हो जाए। तो ये इस नाम से जाना जाएगा और फिर गोरखपुर से पनियला की खोज शुरू होगी। या काला नमक जो 13 जिले हैं हमारे, उसमें गोरखपुर भी है, महाराजगंज भी है, तो हमारा ये भी होगा। जो फसलें हैं यहाँ की, पानी ज्यादा होने की वजह से धान और गेहूं का ज्यादा वो है। और धान में एक ही समस्या है कि हमारे यहाँ भाई लोग 15 अगस्त तक, आप कुशीनगर में आएंगे, अगर आप महाराजगंज से चले तो महाराजगंज में निचलौल में सबसे पहले रोपाई शुरू होती है 1 जून से 15 जून तक
महाराजगंज में बहुत तेजी से रोपाई शुरू हो जाती है और 15 जून के बाद से गोरखपुर स्टार्ट होती है जी। और 30 जून के बाद देवरिया स्टार्ट होता है। और जब आप कुशीनगर आएंगे तो कुशीनगर में 15 जुलाई से स्टार्ट करते हैं। और घाघ बाबा ये कहते हैं कि अदरा धान और पुनर्बस पैया रोवे किसान जो बोवे चिरैया। माने अदरा में अगर आप धान की रोपाई करते हैं, अदरा में धान करो, माने 22 जून से 7 जुलाई तक जी। तो आपका धान होगा, माने धान में धान रहेगा। 7 जुलाई के बाद जो आप रोपाई करेंगे उसमें पैया होगा जी। और 22 जुलाई के बाद जो रोपाई करेंगे तो वो किसान रोएगा, रोए किसान जो बोए चिरैया। चिरैया नखत में जो बोएगा वो रोएगा जी। तो ये घाघ बाबा कहते हैं। तो इस साल क्या हुआ है, हाँ इस साल हमारी धान की फसल बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे कंप्लेंट की इस साल बारिश कम हुई, बारिश कम हुई, लेकिन बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा था कि मैं आपको कैसे कहूँ, डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा था। बारिश कम हुई, नो डाउट बारिश कम हुई हमारे यहाँ, लेकिन बारिश जो स्टार्ट हुई वो मई में स्टार्ट हो गई। रोहिणी नखत में पूरा महाराजगंज से लेके कुशीनगर तक नर्सरी पड़ गई और वर्धा में रोपाई हो गई। और जब जब फसल को पानी की जरूरत पड़ी तब तक ढेर नहीं बरसा, थोड़े बरसा लेकिन बरसा। धान हमारे कड़े हो रहे हैं, दूध सूखने की अवस्था में। इस समय पानी पाने का मतलब यह है कि हमारे दाने बहुत मोटे होंगे और वहां पे कोई वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, पहिया नहीं होगा जी। तो धान की फसल तो इस साल बहुत अच्छी होने जा रही है। दूसरी चीज, सरकार का स्ट्रेस बहुत है और होना भी चाहिए कि हमारा मुख्य खाना पहले क्या होता था, जिसको आज के डेट पे लोग मिलेट श्रीअन्न कर रहे हैं, ज्वार बाजरा सावा कोदो काकुन, ये यहाँ पे काकुन को टांगुन कहते थे और यहाँ बहुत खेती होती थी। लेकिन जब सिंचाई का साधन बढ़ा तो उसको रिप्लेस कर दिया धान ने जी। और ब्रह्मपुर, सरदारनगर, जंगल कौड़िया और भरोहिया का कुछ इलाका, बांसगांव का कुछ इलाका, ये इसके लिए ठीक है जी। लेकिन यहाँ की जो होल्डिंग है, यहाँ की जो जोत है बहुत छोटी है जी। और ये जो मिलेट आप कहते हैं, श्रीअन्न कहते हैं, इनकी पैदावार बहुत कम है जी। तो किसान चूंकि छोटा है इसलिए आप धान की खेती बंद नहीं करवा सकते। क्यों नहीं बंद करवा सकते? धान 1 बीघे में आपका बड़े मजे से 15 कुंटल हो जाएगा। 15 कुंटल में 10 किलो चावल हो जाएगा और 10 कुंटल चावल वो साल भर खाएगा। लेकिन अगर 1 एकड़ वो एक एकड़ वो लगा दिया सामा, कितना होगा? 2 कुंटल होगा। तो 2 कुंटल में तो साल भर खा नहीं पाएगा। तो इसलिए खरीफ में तो उसको धान बोना उसकी मजबूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो धान छोड़ के छोटा किसान है। हमारे जनपद में अगर हम वैसे देखें तो 5 लाख किसान ऐसे हैं जिनका पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन है। 5,11,000 और जो खेती होती है यहाँ ये 2,10,000 हेक्टेयर में होती है। सर, ये बार बार आपने घाघ बाबा का जिक्र किया है और जब मैं गई थी आपके ऑफिस में तो भी मैंने देखा था आपने पूरा एक हॉल, बहुत सुंदर वहाँ पे सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और ये जैसे दोहे अभी आपने बोले वो आपने वहाँ पर लिखवाए हुए हैं। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थॉट था? हमने ये देखा है कि मौसम विभाग फोरकास्ट करता है कि ये, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, घाघ बाबा की बातें कितनी सही हैं। ये घाघ बाबा क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन। घाघ बाबा एक बेसिक, अगर उनका बेसिकली देखेंगे तो कन्नौज के रहने वाले थे। 9 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया था। उनके ऊपर कुछ ईश्वर की कृपा थी या जो कुछ भी उनका अध्ययन था, वो खेती के बारे में बहुत सारी चीजें कहे हैं और जो वो कहे हैं खेती के बारे में, मौसम के बारे में, वो एकदम सटीक जाके उतरता है। कि जैसे वो कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि सरसों में बिरलीकरण करिए जी। घाघ बाबा हर चीज के लिए कहे हैं कि मतलब कौन सी, जैसे कहते हैं कि पहले काकर पीछे धान, उसको कहिए पूर्व किसान। मतलब गेहूं काटने के बाद ककड़ी की खेती कर लो।
ककड़ी बाजार में कितनी महंगी गर्मी में बिकती है। तो उन्होंने कहा कि पहले काकर पीछे धान, माने गर्मी में ककड़ी करो और इसके बाद धान करो, वाको कहिए पूर्ण किसान, वही पूरा किसान है। तो घाघ बाबा का खेती पे बड़ा वो था और वो मध्यकाल में हुए थे और उन्होंने जो कहा है मैं देखता हूँ एकदम सटीक उतरता है। जैसे सही बात है, अद्रा में अगर आप धान लगाओगे तो कीड़े उधर कम आएंगे, नहीं तो धान में इस साल आप देखिए टाइमली धान की रुपाई हुई है, कहीं गंधी नहीं दिख रहा है हमको। हम चारों जिले में घूम रहे हैं, हमको कहीं गंधी दिख ही नहीं रहा जी। और नहीं तो कहा जाता था घाघ बाबा कहे गेहूं गिरुई गंधी धान, बिना अन्न के मरा किसान। अगर गिरुई बीमारी गेहूं में आ गई और गंधी धान में आ गया, गंधी कीड़ा क्या होता है, पूरा उसका जब धान के उसमें दूध बनेगा, दूध में पील जाएगा, तो दाना किस चीज का बनेगा। और इस साल क्या हुआ कि टाइमली जब रुपाई हुई, जो घाघ बाबा कहते हैं ना कि अद्रा धान पुनर्बस पैया, तो अद्रा नखत में अगर रोप दिए तो धान होगा, क्योंकि गंधी कीड़ा नहीं आ पाएगा। और पुनर्बस में लगाएंगे तो गंधी आ जाएगा, तो दूध पी जाएगा, तो पैया हो जाएगा। तो उनका जो अध्ययन था या जो कुछ भी था, गाड़ी गिफ्टेड था, उन्होंने जो कहा एकदम सटीक उतरता है। और आप जब किसान से बात करेंगे तो वो वही बात करेगा, वो उसको समझता भी है, नक्षत्र भी वो समझता है। आज के जो क्या कहते हैं, जो जब से अर्बनाइजेशन बहुत तेज से हुआ, उस दिन एक ईरी के उसमें कैंपस में कार्यक्रम था, तो महाराज जी ने उपनिषद के एक उसको दोहराया कि अन्नम बहुकुरुवी तद्व्रतम। आप जब गई होंगी हमारे यहाँ तो आप देखी होंगी कि इसकी पूरी वो है, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि जो चीज हम अपने एग्रीकल्चर गैलरी में लगवाए, महाराज जी ने उसका उल्लेख किया। वहां पे लिखा हुआ है अन्नम ही जीवा नाम ज्येष्ठम, इसलिए अन्नम बहुकुरुवी तद्व्रतम, जीव से ज्येष्ठ अन्न है, बड़ा है, इसलिए ऋषि कहता है कि अन्नम बहुकुरुवी। हमारा व्रत क्या होना चाहिए, हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, अन्नम बहुकुरुवी, बहुत अन्न उपजाए जी। यही घाघ बाबा कहते थे जी। और यही हमारे उपनिषदों का ऋषि कहता है। तो ऋषि मतलब कौन? ऋषि मतलब यह है कि जो उसके विशेषज्ञ हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस का विषय तो मेडिकल का ऋषि हो गया, जो एग्रीकल्चर साइंस का विशेषज्ञ है वो उसका हो गया। तो घाघ बाबा एग्रीकल्चर के, हमको लगता है मौसम विज्ञान के और कृषि के विशेषज्ञ थे, तो वो उसके ऋषि थे, कृषि ऋषि वही थे। और हमारे यहाँ, अब कैसे मैं आपको कहूँ, हमारे यहाँ देवताओं की उत्पत्ति ही कृषि से हुई। अगर आप ऋग्वेद में आइए तो 10 देवताओं की बात की गई है, और उनके राजा कौन है? इंद्र जी। इंद्र को कहा गया कि ये क्या है? सीरपति। इंद्र का एक नाम सीरपति भी है जी। सीर माने क्या होता है? हल। हल के मालिक, इंद्र जी हल के मालिक थे। और 9 मरुतगण थे। मरुतगण के लिए वहां जो शब्द आया वो आया किनास जी। वही किनास का भ्रंश होकर किसान हो गया जी। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हरदम कहते हैं ना कि अन्नदाता किसान जी। तो सही बात है, किसान अन्न देता है। और विष्णु भगवान के, पता नहीं अब यहाँ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, विष्णु भगवान के देखिए कोई संतान नहीं है जी। है नहीं। शंकर जी के हैं, ब्रह्मा जी के हाँ, उनके भी हैं। विष्णु जी के क्यों नहीं है? विष्णु जी का रोल था पालन करना जी। तो जो दूसरे को खिलाएगा उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, जो दूसरे खिलाने का जिम्मा ले लिया वो खा पाएगा क्या? नहीं। हमारे यहाँ, मैं जौनपुर का रहने वाला, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि खाना अच्छा कब बना कैसे पता चलेगा? कि बनाने वाले को ना मिले, तब समझ जाओ खाना अच्छा बना, तो सब खा गए। तो शायद हमारे घरों में माँ को खाना हमेशा घट जाता है। तो किसान को हमारे यहाँ विद्यालय में आते हैं तो किसान कहते हैं साहब हम गरीब क्यों हैं? हमने कहा भैया अपना पैसा आप दे आते हो सेठ जी को। हमने यहाँ पे 1 एकड़ में वो ट्रायल करवाया है, और हम पिछले खरीफ में भी किए थे, इधर पिछले खरीफ में, पिछले रबी में, इधर खरीफ में। बिना केमिकल के आप उस फसल, हमारी फसल खड़ी है, आप उसको देख सकते हो कभी भी। और इतनी अच्छी फसल है कि जो लोग बोरा बोरा डीएपी डाले हैं उनकी फसल उतनी अच्छी नहीं है। किसानों का मैं देख रहा हूँ, हमारी फसल जैसे नहीं, हमारा गन्ना आप हाथ उठा के नहीं पा सकते, उसमें एक दाना केमिकल फर्टिलाइजर नहीं। लेकिन जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको हमने उसमें जरूर मिलाया है। हमने बाजरे की अपनी बाली कटवा ली थी, पूरा बाजरा उसी जमीन में मिटवा दिया, तो उसमें फसल अच्छी है। और विद्यालय में किसान हमारे 17 जिले के आते हैं ट्रेनिंग में, तो मैं उन लोगों को दिखाता भी हूँ। सवेरे 6 बजे एक सेशन रखता हूँ कि साहब यहीं चाय पीजिए आप लोग और यहीं घूम के देखिए। सर,
आगे मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी आपने कहा कि किसानों के लिए जो भी सुविधाएं मिलती हैं, योजनाएं आती हैं, किसानों के लिए ऐसे तो कई योजनाएं आती हैं, तो क्या वो उतनी ही सुगमता से उन तक पहुंच भी पाती हैं? पहुंचने में क्या क्या चुनौतियां होती हैं? पहले हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका है। पहले इसमें बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जब से 26 मई 17 को एक कृषि विभाग में जी हुआ कि हमारे यहाँ हर चीज ऑनलाइन हो गई, तो ऑनलाइन हो गई तो ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट हो गया, जब ट्रांसपेरेंट हो गया तो जो उनकी सब्सिडी है, पहले जैसे बीज, हम एक एग्जांपल लेते हैं बीज का, बीज की सब्सिडी हम किसान के खाते में भेज देते, तो कभी बैंक अकाउंटेड है, कभी आधार उसकी सीडिंग नहीं है, ये दिक्कत आती, बहुत सारे ट्रांजैक्शन फेल हो जाते थे। अब सरकार ने 23-24 मार्च से सरकार ने कर दिया कि साहब वो पीओएस मशीन होगी, वहां पे अंगूठा लगाएगा जी। जैसे अंगूठा लगाएगा वहां पे आ जाएगा कि इनके पास कितना खेत है, और उसके हिसाब से उसका सब्सिडी, जितना बीज लेगा सब्सिडी आधी कट जाएगी, से बीज पे 50% सब्सिडी, और आधा पैसा देना पड़ेगा। नहीं, पहले क्या होता था, किसान को पूरा पैसा दे के ले जाना पड़ता था, महीने 2 महीने में सब्सिडी उसके खाते में जाती थी। अब अंगूठा लगाया, रियल टाइम सब्सिडी उसकी एडजस्ट हो गई, और 50% ही पैसा देना है, वो लेके गया जी। और जो दूसरी स्कीम्स है मैकेनाइजेशन वगैरह की, उसमें भी क्या है कि कृषि यंत्रों का वो सब्सिडी अभी ऐसे भेजा जा रहा है, क्योंकि वो किसान स्वतंत्र है, कश्मीर से कन्याकुमारी, चाहे जहां से वो कृषि यंत्र उसका ऑनलाइन जाएगा वो करेगा, फिर ई लॉटरी होगी, ई लॉटरी में अगर उसका आ गया, जिसका भी आ गया, तो जिसका आ गया तो स्वतंत्र है, 1 महीने के अंदर पूरे भारत में कहीं से कृषि यंत्र खरीद सकता है, खरीद करके बिल अपलोड करेगा, बिल अपलोड करने के बाद हमारा आदमी जाएगा, सत्यापन करेगा, तो उसमें सत्यापन में कुछ नहीं होता, बिल तो उसने अपलोड किया, कृषि यंत्र उसके पास हो, और इम्बोज जो वो सीएमएल नंबर एक हर कृषि यंत्र का होता है, जिससे कि उसको वो दूसरी जगह ना इस्तेमाल कर सके, सीएमएल नंबर सहित किसान की फोटो खींचेगा और उसको ये भी अपलोड कर देगा, दोनों मैच कर जाएंगे, सब्सिडी किसान के खाते में चली जाएगी। और हम लोग ये भी करते हैं, जैसे बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, जैसे हमारे यहाँ 30 लाख का फार्म मशीनरी बैंक है किसी उसका, तो किसान के पास 30 लाख हम नहीं उम्मीद कर सकते कि होगा, तो हम लोग लोन भी करवा देते हैं और एआईएफ से करवाते हैं। हाँ, हम किसान भाइयों से ये भी आपके माध्यम से अपील करेंगे कि मित्र, लोन जरूर कराइए, एआईएफ से कराइए, क्योंकि एआईएफ से कराने पे क्रेडिट गारंटी भारत सरकार देती है। एआईएफ एक है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नाबार्ड में भारत सरकार ने बनाया है। एआईएफ से अप्रूव प्रोजेक्ट जो होती है, हम तो जितना अपने समय में कराए हैं सब एआईएफ से अप्रूव कराए हैं, जो जितने फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर है, तो उसमें यह होता है कि क्रेडिट गारंटी भारत सरकार देती है। दूसरा फायदा यह होता है कि 3% इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश सरकार देती है, 3% इंटरेस्ट भारत सरकार देती है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, तो 6% तो इंटरेस्ट हो गया, 9% से ज्यादा एआईएफ अप्रूव प्रोजेक्ट में बैंक चार्ज नहीं कर सकते। तो जैसे अभी आपने बताया कि किसानों को डिजिटली भी काफी कुछ सिखाया जा रहा है, तो ड्रोन के द्वारा किसानों को क्या तकनीक सिखाई जा रही है, कैसे किसानी में वो मदद कर रहा है उनकी? हाँ, ड्रोन कृषि के लिए वरदान है जी। आप ऐसे समझ लो कि 1 एकड़ खेत में अगर हमको कोई दवाई छिड़कनी है तो एक आदमी चाहिए, एक मशीन चाहिए स्प्रेयर, चाहे बैटरी चालित होगा चाहे हाथ से चलाने वाला होगा, और 200 लीटर पानी में उसको हम घोलेंगे तब 1 एकड़ में छिड़क पाएंगे, और एक लेबर दिन भर में 1 एकड़ छिड़केगा। अगर उसकी जगह हम ड्रोन इस्तेमाल करते हैं तो 10 लीटर पानी में वही दवाई आप घोल देंगे और 1.5 मिनट में 1 एकड़ में स्प्रेइंग हो जाएगी। हमारा विद्यालय का फार्म था 30 एकड़, 45 मिनट में हमने सब स्प्रेइंग करवा दिया था जी। और लेबर की समस्या आप देख रहे हो कि इस समय सबसे कठिन खेती में जो समस्या है वो मजदूरी की समस्या है। तो ड्रोन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मैं मैकेनाइजेशन की बात करूं, पिछले साल मेरे पास प्रिंसिपल का चार्ज था, तो हमने क्या किया, धान उसमें रोपा गया था, धान की कटाई हमने करवाई कंबाइन हार्वेस्टर से, सुपर सीडर से बोआ दिया जी, उसमें भी लेबर नहीं लगा। गेहूं की बुआई सुपर सीडर से करवा दिया। वीडीसाइड और जो वो थे यूरिया वगैरह जिनकी टैप ड्रेसिंग करनी थी उसको हमने ड्रोन से स्प्रे करवा दिया, कंबाइन से कटवा दिया। बताओ कितने लेबर लगे? लेबर का पूरा पैसा बच गया। 1 एकड़ में सबसे ज्यादा खर्चा अगर किसी मद का आता है खेती में तो मजदूरी का आता है, 6-7 हजार रुपया एकड़ आता है। तो लेबर का वो पैसा बच गया जी। तो 6-7 हजार तो हमारे फार्म को वैसे ही पर एकड़ मुनाफा हो गया जी। नहीं हो गया? बिल्कुल।
और इसलिए मैकेनाइजेशन का इतना अच्छा है मशीनीकरण का कि सरकार ने जो फार्म मशीनरी बैंक सब्सिडी पे दिए, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी वो नहीं, क्योंकि 80 रुपया उसमें सरकार का ही है। तो हम लोग एक जिले में कमेटी है डीएम की अध्यक्षता में, उस कमेटी से हम लोग रेट तय करवा दिए हैं। और जब आप सारथी पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे वो साथी पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे वो दिखेगा कि कहाँ पे है जी। और वहां से आप उनको फोन करोगे, वो आपको कृषि यंत्र भेजेंगे और उसका जो सरकारी रेट है वो वॉल राइटिंग भी उनसे हम लोग करवाए हैं। जो एफपीओ लिए हैं वॉल राइटिंग भी करवाए हैं कि अपने यहाँ गांव के अगल बगल लिखवा दें पंचायत भवन पे और उस पे कि ये कृषि यंत्र इस रेट से है। और हम लोग अखबारों में भी दे के विज्ञापन छपवाए हैं, वो दे के छपवाए हैं कि भैया ये कृषि यंत्र अगर किसी एफपीओ से आप लेंगे तो उसमें ये इस रेट से आपको देना पड़ेगा। तो किसान को भी इसकी सुविधा है और जो एफपीओज हैं उनको सब्सिडी पे तो मिला है, वो अपना काम कर ही रहे हैं। और आपको बताऊं कि 22-23 में 23-24 में हमारे जिले में एचयूआरएल से 6 ड्रोन हम लोगों ने ड्रोन दीदियों को दिलवाए थे और 5 या 7 इफको से हम लोगों ने दिलवाए थे। बाद में कृषि विभाग 50% पे ड्रोन खुद ही दिलवाने लगा और जो लोग ड्रोन लेते हैं उनको डीजीसीए से प्रमाणन उनका होता है। तो जो कंपनी हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है उसी कंपनी को कि बाबू आप इनकी ट्रेनिंग वहां से करवाएंगे। ट्रेनिंग का डीजीसीए से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से उनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा और उसके बाद उनकी सब्सिडी जाएगी। तो कंपनी पहले उनकी ट्रेनिंग कराती है, फिर उनको ड्रोन बेचती है। तो 10 लाख का जनरल एग्रीकल्चर वाला ड्रोन 10 लाख में आ जाता है तो 5 लाख सरकार दे देती है और जो 5 लाख रुपया किसान का लगता है उसी में डीजीसीए से वो प्रमाणन भी करवाता है, उनकी ट्रेनिंग भी करवाता है को कंपनी वाला जो सप्लाई करता है। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये चूंकि एयरफोर्स के उसका है तो यहाँ पे ड्रोन बैन है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ड्रोन उड़ सकता है, कहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ सकता है। जी जी। सर अंत में जानना चाहूंगी कि कृषि में युवाओं को आकर्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। कृषि में अगर युवा नहीं आएंगे और अच्छे लोग कृषि में आना शुरू किए हैं जी। मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ। एक देवरिया में कुशवाहा नर्सरी है, 25-26 साल का लड़का है। वो नर्सरी ही खाली करता है किसकी, सब्जियों की, और नर्सरी बेचता है। बहुत अच्छी स्थिति है उसकी। प्रोसेसिंग में यहीं गोरखपुर में आपूर्ति करके एक संस्था है शिव पांडे का जी। उनका या पीओपी प्राइज के उससे है शिव पांडे का। और ये जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चने का बेसन पहले एक्सपोर्ट किए थे, अब जो है रागी के आटे का 250 टन का इनका एमयू हुआ था जी। वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये नौजवान आएगा, पढ़ा लिखा आएगा, तब खेती में वो होगी तरक्की। और नया एक्सपेरिमेंट यही लोग कर सकते हैं, नौयुवा। जो बूढ़े लोग हैं तो दादा कहे सर सही ला दे, उसी हिसाब से वो चलेंगे। तो जब तक चेंज नहीं होगा, हर जगह आप देखो बिजनेस में चेंज हो रहा है, ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है, सब हो। कृषि में वही धान गेहूं लगा है। लेकिन ये आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि हम इसलिए आज मिलेट की बात कर सकते हैं, फ्रूट की बात कर सकते हैं, वेजिटेबल की बात कर सकते हैं, फ्लावर की बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप 51 में जाओ तो 51 में 70 मिलियन टन अनाज हम बाहर से मंगाते थे। और हमारी आबादी कितनी थी, 35-36 करोड़, और 70 मिलियन टन अनाज बाहर से मंगा, माने 7 करोड़ टन। आज खाली उत्तर प्रदेश 70 मिलियन टन अनाज पैदा करता है। ऐसे ही जब ये आएंगे, जैसे मैं एक एफपीओ का एग्जांपल बताऊं, पूरे उत्तर प्रदेश में एफपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा सब्जी एक्सपोर्ट होती भदोही से, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जी। उसमें भी नया लड़का आया, वो लंदन से एमबीए करके शाश्वत पांडे आया, उसने इस काम को हाथ में लिया। 47 गाँव में 11,750 किसानों को जोड़ के हम लोगों ने क्लस्टर बनाया और वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है जी। तो मेरा कहना इतना है कि जब तक पढ़े लिखे लोग, नौजवान नहीं आएंगे इसमें, तब तक उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जी। और युवाओं का भविष्य एग्रीकल्चर, क्योंकि आप ये समझिए कि हमने पहले कहा ना कि अन्नम बहुकुरु अन्नम ही जीवा नाम ज्येष्ठ। तो अगर जीवन है, जब तक जिंदगी है तब तक खेती है। इसलिए अथर्ववेद का ऋषि कहता है कृष्मित कृषस्वम, खेती ही करेंगे जी।
और भाग बाबा क्या कहते हैं, भाग बाबा उत्तम खेती, जी। मध्यम बात निश्चित चाकरी भीख निदान। तो खेती हरदम उत्तम थी। हाँ, हम लोग क्या हुए कि लकीर के फकीर बन गए, इसलिए हमारी खेती में एडवांसमेंट नहीं हुआ, इसलिए जो है खेती पिछड़। लेकिन अब जो नई पौधा आ रही है, नए बच्चे आ रहे हैं, नौजवान आ रहा है, उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। भदोही में ही एक एफपीओ है राहुल त्रिपाठी का, वैदिक कृषक उत्पादक कंपनी, 200 विद्यालयों में मशरूम सप्लाई करता है, मिड डे मील 200 विद्यालय में। और एनआरएलएम की महिलाओं का हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाया मशरूम प्रोडक्शन का, 39 ग्रुप से शुरू हुआ था। अब बता रहा था 250-300 ग्रुप की महिलाएं हैं, वो एस्टर मशरूम पैदा करते हैं। सोलर ड्रायर सरकार की स्कीम से 50% सब्सिडी पे दिलवाया उसको, और वहां पे वो सुखवाता है, पाउडर करता है और पैकेजिंग करके विद्यालयों को सप्लाई करता है। और वो मशरूम जो है हर बच्चे के खाने में वो डाल दिया जाता है। तो मशरूम में आप जानते हो कितना प्रोटीन होता है, 42% तक प्रोटीन होता है। तो बच्चों का जो मिड डे मील है वो न्यूट्रिशियस हो जाता है। और उस एफपीओ के जो 200-250 ग्रुप है महिलाओं का, उनकी भी जब ये बेचती हैं तो पैसा मिलता है, तो उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठता है। और वो एफपीओ भी अच्छे से काम कर रहा है, और उन बच्चों का भी वो हो रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को कुछ ज़रूरी बातें बताने के लिए किसानी से जुड़ी हुई, जिनसे अभी तक मुझे लगता है बहुत से मिथ उनके मन में होंगे, बहुत सी ऐसी बातें आज उनको पता चली होंगी जिनके बारे में वो सोचते होंगे पर उनके जवाब शायद उनके पास नहीं होंगे। तो ये थे आज हमारे साथ जेडी एग्रीकल्चर अरविंद कुमार सिंह जी। इसी तरह शहर की अन्य महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।